हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों देखिए, हम धीरे धीरे जितने भी तक पेपर हुए हैं उसका ऑथेंटिक जो है सॉल्यूशन जो है लेके आ रहे हैं आपके सामने। आप उसको अच्छी तरीके से देखिए और अगर हो सके तो उसको आप अच्छी तरीके से नोट भी करिए। उससे नोट्स करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने तो गलत नहीं होगा। और हम सोच रहे हैं कि हर हर क्वेश्चन को जो है जितना हो सके उसकी ऑथेंटिक जो है जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो ज़्यादातर जो है उसको तलाश करने में। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हो जाता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि बस ये क्वेश्चन है उसको बता दिया, बल्कि उसकी पूरी अगर वजाहत की जाती है तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। पहले तो एक बात याद दिला दूं, हर बार ये मैं कहता हूं कि अगर आप देखिए उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 में सवाल नंबर 91 से 120 तक तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान पहले का ऑप्शन उर्दू चुना हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ताकि वहाँ पे जाने के बाद ये बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, आपकी सारी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है भाई, ये है जुलाई वाला पेपर है। हालांकि ये पेपर अपलोड है, बहुत पहले ये अपलोड हुआ था। उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था हमने, लेकिन उसकी वजाहत वहाँ पे नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन बता दिया गया था। तो ये रहा एक, इसको तो आप साइट से अपलोड भी कर सकते हैं इस पेपर को। अगर पेपर को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है हर वीडियो में तकरीबन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। अब यहाँ पे आप शायरी क्या है इस चीज़ को अगर आप जो है आप इसका अगर जवाब ढूंढेंगे तो कैसे आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए तो आप जो लेसन प्लानिंग करते हैं लेसन प्लानिंग करते हैं वहाँ पे जब नज़्म आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या है, मकासिद उमूमी होता है, कुछ उमूमी होता है जी, जनरल होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी से किया है तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तो देख लिया हमने क्या है कि शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। ठीक, नज़्म में मखसूस माने होते हैं। भाई कोई भी नज़्म आप ले लीजिए, जैसे अल्लामा इकबाल की बहुत सी नज़में हैं, या हज़रत मोहानी हैं, या कोई भी हैं, अगर बहुत सी उनकी नज़में हैं तो उनकी एक माना नहीं होता है कि आप उसको देखेंगे और फ़ौरन उसका समझ जाएंगे। ठीक है, नज़्म में एक से ज़्यादा माने होते हैं। ठीक है, पहला तो नज़्म में एक मखसूस माने होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, नज़्म में एक से ज़्यादा माने होते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नज़्म में समाजी मसले नहीं मुनक़िस होते। भाई नज़्म क्या है, अब जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है एक नज़्म है, और अल्लामा इकबाल की कितनी नज़में हैं जिनसे इंसान मोटिवेट होता है। और एक जो वनूदगी के जहालत के आलम में सोए हुए थे उनको जगाने का काम अल्लामा इकबाल ने किया है। तो ऐसा नहीं, उसमें समाजी मसले भी होते हैं, लोगों को जगाया भी जाता है, लेकिन ये क्या है, समाजी मसले मुनक़िस नहीं होते, यानी उनको रिफ्लेक्शन नहीं होता, आप यूँ समझ सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होता। नज़्म में कोई जज्बाती पहलू मुनक़िस नहीं होते। भाई नज़्म में एक इंसान जो समाज में जो देखता है तो उसके अंदर वो जज्बात पैदा होते हैं, तो उस जज्बात के ज़रिए से, वो नज़्म के ज़रिए से आपको सिखाना चाहता है कि नहीं, आप जो मुसलमान जो हैं उनकी के तालीमी हालत बहुत ख़राब है, तो उनको चाहिए कि वो पढ़ें और आसमानों में, और आसमान तो आसमानों में छुएं, और चाँद पे जाएं, अपना कदम चाँद पे रखें। मुसलमान जो है हर अलंबरदार बने, हर जगह रहबर बने, बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री पढ़े, अच्छे पढ़े लिखे लोग हों। वो आपके जज्बात को जो है नज़्म में कोई जज्बाती पहलू मुनक़िस नहीं होता है, तो भाई उसके जज्बात होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तीन ऑप्शन हमने काट दिया, बचा क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ क्या है, नज़्म में एक से ज़्यादा माने होते हैं। लेकिन अगर एक बात यहाँ पे ज़हन में याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये अगर हो जाता कि नज़्म में समाजी मसले मुनक़िस होते हैं या मुनक़िस होते हैं, ठीक है, नहीं की जगह होता है, और नज़्म में कोई जज्बाती पहलू नज़्म में जज्बाती पहलू होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन में बहुत बहुत तवज्जो के साथ देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप समाजी मसले अगर इस तरह के आएँ तो वहाँ पे ऑप्शन उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा उस तरह के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन है वहाँ के उस हिसाब से क्या है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई।
107 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करते, मतलब कुछ तराशे कुछ टुकड़े उसके तकसीम कर तकसीम करते हैं, ठीक है। वो तलबा उनसे रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं। देखिए एक तो क्या है कि एक रिपोर्ट की बात हो रही है, मतलब ये है कि वो दर्सियात को बाहर की चीज़ों से जोड़ रहा है और बच्चों को सोशल अवेयरनेस के बारे में, आप समझ सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस के बारे में बता रहा है, या बच्चों को उनकी जो अमली ज़िंदगी है उनके बारे में उनको बताना चाह रहा है, ठीक है। अब तदरीस के लिए इमदादी अशिया, तदरीस उसको भी मान सकते हैं, तदरीस के लिए इमदादी अशिया, ठीक है। आमोजिश के लिए इमदादी अशिया, अब आमोजिश को भी सिखाना है और तदरीस भी सिखाना है, टीचिंग भी है, आमोजिश लर्निंग है, ठीक। तदरीसी आमोजिशी मवाद, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन तदरीसी तरीका और हिकमत अमली, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह के ऑप्शन बड़े मशकूक होते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लगाएंगे। इसी तरीके के ऑप्शन जो होते हैं, अब यहाँ पे ये होता है कि आपने तदरीसी तरीका और हिकमत अमली, भाई तदरीस पढ़ रहा है तो वहाँ पे वो हिकमत अमली भी लगा रहा है कि चलो भाई रिपोर्ट है, उसके ज़रिए से बच्चों को नई चीज़ सिखाई जाए, ठीक है। अब आमोजिश की इमदादी ऐसी है, भाई आमोजिश जो सिखा रहा है तो उसके लिए आमोजिश का भी तरीका है, तदरीस में इमदाद। लेकिन आप देखेंगे तो दूसरा और पहला और दूसरा ऑप्शन जो है एक तरीके से मिल रहा है। अब अगर तीसरा देखेंगे तो तदरीसी तरीका और हिकमत अमली में अगर देखेंगे तो दोनों चीज़ आ गए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है और जो सीटेट ने भी जिसको माना है वो क्या है, वहाँ पे क्या है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तदरीसी आमोजिशी मवाद। यानी सिखाने के जो तदरीस है वो अलग तरीके से वो चीज़ों को सिखा रहा है, तदरीसी मवाद को बाहर की चीज़ों से वो जोड़ रहा है, उस रिपोर्ट को वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे उसको एनालाइज करके, उसको मुशाहिदा करके वो चीज़ों को समझ से, ताकि उनके अंदर भी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उनको आप नोट करते चलें, तो जब भी पेपर देखिएगा उसको आप उसको नोट करिएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। देखिए 108 नंबर के क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं। तो हिंदुस्तान में ज़बानों के ख़ानदान तो 4 हैं, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन है, ठीक। 4 कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि 4 कौन कौन से हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि अब बोलियों की 4 ख़ानदान हैं, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, बोलियों की 4 ख़ानदान हैं, ठीक, ज़बान की जो 4 ख़ानदान हैं, ठीक। पहला क्या है, हिंद यूरोपी ख़ानदान, इसमें 11 ज़बानें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, 11 ज़बानें होती हैं, ठीक है। द्राविड़ी ख़ानदान, इसमें 4 ज़बानें शामिल होती हैं, किसमें, द्राविड़ी ज़बान में। एस्ट्रो एशियाई ख़ानदान जो होता है ये थर्ड, चौथा है। तिब्बत बर्मेज़ जो है ये भी एक ज़बान की एक ख़ानदान है, तो ये 4 है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये आप हिंदी में भी देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक जो है, एक सर्वे के मुताबिक पूरे 1500 ज़बानें, यानी एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 1500 ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है। और 652 राइज बोलियाँ शामिल हैं। देखिए हिंदुस्तान जो है कितनी मुश्तरका तहज़ीब का जो मुल्क है, यहाँ पे देखिए कितनी ज़बानें बोली जाती हैं और कितने ख़ानदान हैं हिंदुस्तान में बोले जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आप कॉपी पे, हो सकता है यहाँ से एक आध क्वेश्चन और भी फंस जाए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज़बान की तदरीस के लिए किस तरीके ने ज़बान की क्लास रूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। अब भाई रास्त तरीका जो है, जो हम उसका वीडियो अपलोड है, ठीक है, रास्त तरीका क्या होता है, किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात बता दूँ। बहरहाल इसको देख लेते हैं हम। एक तो राज क्या है, ज़बान की तदरीस में किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। पहला क्या है, रास्त तरीका, जिसको डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। समाई लसानी, जिसको ऑडियो लैंग्वेज जो है, समाई लसानी, भाई सुन के भी ज़बान बोली जाती है, सीखी जाती है। ये लफ्ज़ जो दिया है इस्तज़राकी, मुझे अभी तक ये लफ्ज़ नहीं मिल पाया है। मुझे लग रहा है कि ये इस्तक़राई है,
या इस्तखराजी है, इन लोगों इसमें से कुछ है, ठीक है। लेकिन ये लफ्ज़ मिल नहीं रहा है कहीं पे, ठीक। ये क्या है भी? अगर आपको ये लफ्ज़ मिल जाए इस्तज़राक़ी तो हमें भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है फितरी तरीका। ज़बान तो एक नेचुरल चीज़ है भाई, पैदाइशी आपके अंदर सलाहियत होती है, आप किसी ज़बान को आप सीख सकते हैं, वो आपके अंदर नेचुरल होता है, बस आपको माहौल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन सही क्यों है इसको हम देखें। रास्त तरीका क्या होता है कि किसी दूसरी ज़बान को पढ़ाने में, ठीक है, मदद, मतलब आप जो है मान लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको इंग्लिश ही में सारी चीज़ें समझ में आए ना आए, आपको उससे कोई मसला नहीं है। आपको पूरी बात इंग्लिश में की जाएगी, पूरी चीज़ें इंग्लिश में सिखाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप चले गए यहाँ से और अमेरिका चले गए या किसी किसी भी कंट्री में चली गए, ठीक। वहाँ जाने के बाद वहाँ इंग्लिश बोली जा रही है। अब इंग्लिश बोली जा रही है अमेरिका में, तो क्या करेंगे? सुनते 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 आप डायरेक्ट, वो डायरेक्ट अप्रोच है, वो सुनते सुनते आप इंग्लिश बोल जाएंगे। मादरी ज़बान और इधर उधर की फ़लाँ फ़लाँ ज़बान का कोई यहाँ पे मसला नहीं है, आप ज़बान को सीख जाएंगे तो ठीक है। इसी तरीके से अरबी है या पर्शियन है, कोई भी ज़बान है, आप वो माहौल मिलेगा तो डायरेक्ट अप्रोच है, आप डायरेक्ट तरीके से उसको आप सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रास्त तरीका है। रास्त तरीका वो है जिस ज़बान को पढ़ाते हैं उसमें किसी दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, डायरेक्ट उसी ज़बान में उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे तो इससे क्या है कि इसमें मादरी ज़बान की जो अहमियत होती है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत अगर सही लग रही है कि हम समझा सही पा रहे हैं तो आप लाइक करिएगा। और देखिए सीटेट का अभी तक तो डिले ही है, ये तो नहीं है कि कैंसिल हो गया, होगा। लेकिन आप उर्दू में पेपर के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो जितने मेथड हैं उसको धीरे धीरे मुख्तसर तरह से समझते चलें, ताकि जितना भी क्वेश्चन इससे मुताल्लिक आए तो वहाँ पे गलत ना हो, और मुआवजना भी करते चले गए, पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया, दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। देखें, पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचेंगे कि प्रैक्टिस सेट होता रहे, और जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसको भी हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। भाई, ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम में मिसालें देता है, इस तरह तरीक़ेकार को नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइंस और ज़बान की तदरीस, भाई साइंस और ज़बान की तदरीस तो ऐसा नहीं है, ठीक है। साइंस, चूँकि आप उर्दू ज़बान पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसे नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि उर्दू के हवाले से आप साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक। उर्दू को समझाने के ज़रिए आप समाजी उलूम का देखते हैं, समाजी उलूम की मिसालें दे सकते हैं, साइंस की मिसालें दे सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज साइंटिफिक हो, ठीक। दरसियात से परे जाना, भाई ये सही ही बात है कि आप दरसियात से परे जाकर उन चीज़ों को बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है, सही लग रहा है, ठीक। पहला तो नहीं है, ठीक। तीसरा है, क्या है? टीपीआर। अब ये समझने की थोड़ा सा ये है, ये टीपीआर क्या है? ये नहीं है कि चलिए ऑप्शन तो सही है, ज़बान दरसियात से परे जाना हमने ठीक लिया, दरसियात से परे जाना ये बिल्कुल सही है। लेकिन भाई अगर टीपीआर से अगर कोई ऑप्शन आ गया, कोई इस तरह क्वेश्चन आ गया, हालांकि लैंग्वेज से मुतल्लिक दोनों है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? अब आइए हम देखते हैं कि टीपीआर क्या होता है, सीएलटी क्या होता है। आइए उसको नोट्स को देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है, टीपीआर होता क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पांस लैंग्वेज टेक्निक मेथड है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जैसे आप ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है इशारों में आप बोलते जाइएगा, वो इशारा करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जो कहा जाता है कि जैसे आप देखें जो गूंगे होते हैं तो अपनी बात को समझाने के लिए वो अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी बॉडी के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ भी चलती है, कोई की न्यूज़ जब आती है तो वहाँ पे देखिएगा एक न्यूज़ बोलता रहता है और दूसरा उसको अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए ज़माने से ज़बान को सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज टेक्निक है ये। इसके ज़रिए से आप ज़बान को समझता है, जो बोल नहीं पाता है वो इशारों के ज़रिए से ज़बान को सीखता है। टीआरपी इसका फुल फॉर्म है, ये भी आ सकता है भाई क्वेश्चन, देखिएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स लैंग्वेज टेक्निक मेथड, इसको आप नोट कर लीजिएगा और जो बताया है उसको जहन में आप रखिएगा, ठीक है। तो उसको ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, ये देख लिया। अच्छा, टीपीआर देखा है, अब सीएलटी भी देखना है भाई। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या है ये।
अब यहाँ पे देखिए CLT कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक है। अब ये क्या हुआ कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक क्या है, जब ये ब्रिटिश से निकला हुआ है तरीका। ये है जो CLT है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक है। ये बात करने की एक टेक्निक है कि एक ग्रामर कैसा होना चाहिए, ज़बान किस हिसाब से बोलनी चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। और आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक है, यानी बातचीत करने की, आपके सलाहियत की, उतार चढ़ाव की, ये सारी चीज़ें जो है CLT में आता है। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगर आपने इंग्लिश ले रखी होगी तो वहाँ पे भी हो सकता है। अगर आपने उर्दू में भी, जब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब कि आज नहीं कल वो क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। और ये तो इसी लफ्ज़ से आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नेट का भी सहारा लेंगे। आप नेट के ज़रिए से इसकी वजाहत को आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेट के सहारा लेके इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश भी थोड़ा सा अपने ज़ाती तौर से आप करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अब चारों ऑप्शन को देख लिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई इस चारों ऑप्शन को हमने समझ लिया, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ये थर्ड भी समझ लिया हमने, चौथा भी समझ लिया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो आपका वहाँ पे गलत ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, ज़बान की आमोजिश के वकूफ़ी तनाजुर को दर्ज है। वकूफ़ी मतलब ये है कि कॉग्निशन से है, मतलब आपके जहन जहन से आपकी बात कही जा रही है। कॉग्निशन, वकूफ़ी मतलब कॉग्निशन, जिसको क्या कहेंगे हम, संज्ञान कहते हैं वो हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे गलतियाँ गलतियाँ ज़बान की आमोजिशी अमल का हिस्सा होती हैं। भाई सही सी बात है, जब तक गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। गलतियाँ सीखने का ये हिस्सा है, गलती करेंगे तो आप सीखेंगे। आदत डालने का अमल ज़बान की आमोजिश में माउन होता है। भाई आदत डालने का अमल क्या है, कौन सी आदत डालेंगे तो ज़बान में माउन होगा। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक आदत डाल लिए। भाई ज़बान एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपकी ज़बान की बहुत ज़्यादा अलग अलग, आप जैसे आपने बोल दिया क्या, ठीक है, क्या, नॉर्मल सी, थोड़ा तेज़ बोल दिया क्या, उसको मतलब जिस हाव भाव के ज़रिए से आप क्या का मतलब बदल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से तो ज़बान की ऐसा नहीं कोई एक आदत, सिर्फ क्या कह दिया आपने तो एक आदत नहीं, मुख्तलिफ है। क्या को अगर थोड़ा आवाज़ दे देंगे तो उसके माने बदल जाएंगे। जैसे कोई इमीडिएट कोई वाक़या हो जाता है तो उसमें भी क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नहीं हो सकता। तीसरा क्या, उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने का हौसला अफजाई है। भाई याद करने का तो कोई पेडागोजी या नफ्सियात तो इसके बारे में कहती है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और इतलाक़ में बात होती है, यानी एप्लीकेशन पे जल्द अज जल्द देखते हैं भाई चौथा क्या है, जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए, वरना बच्चे को जहन में महफूज हो जाएंगे। भाई बच्चे कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कि एक बार जो हो गया उसको उसके लिखने के बाद सेव कर दिया, ठीक है। वह सेव नहीं कर दिया तो वह वैसे ही सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या है, वो पहला ऑप्शन सही है, गलतियाँ ज़बान की आमोजिश का हिस्सा होती हैं, ठीक है। आइए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद तलबा के ख़राब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है, ये जांच होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले वीडियो में इसके एक पेपर जब सॉल्व करा रहा था तो वहाँ पे मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आपको बताया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं, उसको तश्कीली जांच कहते हैं, और सम्मेटिव असेसमेंट को क्या कहते हैं, तकमीली जांच कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और अभी देखिए इसके किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे ऑप्शन लगाएंगे, ये बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। उस्ताद तलबा के ख़राब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है, ये जांच होती है। पहली बात, महारत की जांच। महारत स्किल बेस होता है, ठीक है, ये हुनर से ताल्लुक़ है, ठीक है। तो क्या है, कारकर्दगी जानने की जांच करता है, जांच होती है। पहला नहीं होगा। तशख़ीसी जांच, तशख़ीसी जांच हो सकता है। अच्छा, हुसूलियाबी जांच, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। महारत की जांच तो नहीं होगा, स्किल जांच होती है, ठीक है, स्किल एवेल्युएशन होता है। तशख़ीसी जांच देखिए क्या होता है। तशख़ीसी जांच को कहते हैं हम असेसमेंट, असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट को कहते हैं तशख़ीसी जांच, ठीक है। अब असेसमेंट के टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है और दूसरा है सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक। अब अब यहाँ पे असेसमेंट पूछ दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन असेसमेंट होगा, क्योंकि असेसमेंट के टाइप्स हैं फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, ठीक है।
ये चीज़ देख लिया हमने। अब देखिए असेसमेंट, इसको क्या कहते हैं हम, असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सबमेटिव, ठीक। फॉर्मेटिव को क्या कहेंगे आप, इसको कहते हैं तश्कीली जांच, तश्कीली जांच कहते हैं, इसको कहते हैं तकमीली जांच, ठीक है। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो इंशाल्लाह जो है इसको और बेहतर किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करिए, हौसला अफजाई हुई तो थोड़ा सा और इंस्ट्रूमेंट लाया जाएगा, ताकि इसको और अच्छी तरीके से हम आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो क्या है, असेसमेंट हो गया। तो एक को कहते हैं फॉर्मेटिव को कहते हैं हम क्या कहते हैं, तश्कीली जांच कहते हैं, ठीक है। और समेटिव को क्या कहते हैं, तकमीली जांच कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं उसको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब हुसूलियाबी जांच क्या होती है, एक एक मीनिंग को देखिए आप, उसको क्या है इंग्लिश में जो बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा, ताकि कोई वहाँ पे आप मशकूक ना हो पाए, ठीक। हुसूलियाबी जांच किसको कहते हैं भाई, हुसूलियाबी जांच कहते हैं अचीवमेंट को, अचीवमेंट को कहते हैं हुक्मिलियत दे, तकमीली जांच ये आ गया, तकमीली जांच को कहते हैं, सबमिटिव को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे तकमीली है, मान लीजिए महारत को हटा के अगर यहाँ पे तकमीली रख दिया, तकमीली हो गया। अगर मान लीजिए तश्कीली रख दिया, तो तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन चूंकि तशखीसी में दोनों चीज़ आ जाती है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों आ जाता है। फिर फॉर्मेटिव के भी अलग टाइप है कि डायग्नोस्टिक होता है, रेमेडियल होता है, अलग अलग तरीके से वो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है, तशखीसी जाँच। इस बात को आप जहन में रखिएगा, तशखीस को असेसमेंट कहते हैं और तशखीसी जाँच है, ठीक है। उर्दू में देखिए बहुत इवैल्यूएशन में बात कर दें तो इवैल्यूएशन में उर्दू के लिए बहुत इधर उधर के अल्फाज हैं। एक वाकई में कोई कहीं एहतसाब है, कहीं आमोजिश है, तो और फिर उसके बाद कहीं पे आप जांच आ गया, कहीं तायुन कद्र आ गया। तो इस तरीके से बहुत हैं, उसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको या तो आप बहुत अच्छे तरीके से उर्दू जाने, थोड़ा थोड़ा करके मतलब समझें, फिर भी जो है कोई अलग से वर्ड नहीं है। कहीं कहीं तायुन कद्र भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं कहीं जांच भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से बड़ा, तो इंग्लिश में आप ज़्यादा इंग्लिश में उसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद उर्दू में उसका ट्रांसलेट याद करिए, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा नंबर आ सकता है आपको, ठीक है। अब देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन का। छठी जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चे जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। फिर वह दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट को क्या कहते हैं, इस तरह की जांच को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो ऊपर बात बताई है उसी टाइप्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए बहुत क्वेश्चन टकरा रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ जितना पेपर है और जो प्रैक्टिस सेट है ज़रूर देखिए आप एग्ज़ाम जाने से पहले, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइए। कितना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इसको अंदाज़ा लगे। तश्कीली जाँच बता दिया, फॉर्मेटिव हो गया, ठीक। तकमीली जाँच बता दिया, सबमेटिव हो गया। तशखीसी जाँच क्या कह दिया, असेसमेंट हो गया। मजमूई जाँच क्या हो गया, मजमूई जाँच को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक। अब यहाँ पे हम तशखीसी जांच किए, हमने बताया कि दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, एक सबमेटिव होता है। तशखीसी जांच यानी असेसमेंट के, तो तश्कीली जांच और तकमीली जांच दोनों असेसमेंट में आ गया। तो सीटेट ने क्या माना है, इसको तशखीसी जांच मांगा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तश्कीली, अगर तशखीसी नहीं होता तो ऑप्शन तश्कीली जांच बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन तशखीसी जांच दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही है, ठीक है। इसको समझते चल रहे हैं ताकि वहाँ पे आपको आसानी हो सके, पेपर कुछ भी आए, जैसे भी आए, आप उसको सही से हल कर सकें, ठीक है। अब आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइए इसको, क्योंकि आप लाइव आएंगे तो उसमें एक अलग बात होगी। 1,000 सब्सक्राइबर उसको चाहिए लाइव आने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कम से कम आप लोग जुड़े हुए तो 200 लोगों को जोड़िए, लिंक भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और भी अच्छी तरीके से पहुंचाया जाए और मेहनत किया जाए। जितना भी मेथड है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है भाई। ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है, ठीक है, अपनी डायरी में लिखता है, ठीक है। ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा, उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया। लेकिन ग्रुप 3 के तलबा मतलूबा नताइज के वसूल में परेशानी हुई, ये किसकी मिसाल है, ठीक है।
पढ़ लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 के मतलूबा नताइज की हुसूलियाबी में परेशानी हुई। मतलब उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वहाँ पे परेशानी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जांच का तरीका। जांच का तरीका, बिल्कुल जांच का तरीका भी तो हो सकता है भाई, जांच कर रहा है। दूसरा देखो, वाकयाती रिकॉर्ड। ठीक है, वाकयाती रिकॉर्ड को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। किस क्या कहते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक, एनेक्डोटल पूरा बोल रहे हैं यहाँ, चूँकि पूरा लिखा नहीं जा रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, वाकयाती रिकॉर्ड को कहते हैं। तो एक खेल करा है ना, तो उसको वाकयाती रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुशाहिदा, थर्ड ऑप्शन क्या है? एहतसाबी गौर व फिक्र। चौथा है मुशाहिदा। अब यहाँ पे देखिए, एहतसाबी गौर व फिक्र चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये एहतसाब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं कि एहतसाब होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एहतसाब होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एहतसाब क्या होता है। एहतसाब को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं आत्मविश्लेषण, हिंदी में भाई विश्लेषण, आत्मविश्लेषण यानी आप अपना खुद को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एहतसाब कर रहे हैं, आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, आत्मविश्लेषण, ताकि आपको कोई भी लफ्ज़ याद रह जाए तो आपको वहाँ पे मदद मिल जाए। एहतसाब का माना, और एहतसाब का माना भाई कहीं कहीं असेसमेंट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसको नहीं, आप इस लफ्ज़ को पेपर के ज़रिए से तैयारी कर रहे हैं हम, ताकि अगला पेपर और बेहतर हो सके। ठीक है, एहतसाबी तरीके की मदद से तलबा अपनी सलाहियत की खुद जांच कर सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों और उनकी वजूहात का पता लगा सकते हैं। इस तरह उन कमज़ोरियों को मालूम करने उन्हें दुरुस्त किया जाता है। ठीक है, तलबा करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, अब खुद की जांच करते हैं और उनकी सलाहियत में जो जो उनके में कमी रहती है उसको दूर करते हैं। क्वेश्चन में क्या गया था, एहतसाबी। अब वो टीचर क्या कह रहा है कि टीचर ने क्या किया, टीचर ने खेल करा दिया। खेल कराने के बाद जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, दो ग्रुप, जितने ग्रुप बनाए थे कुछ दो ग्रुप पास हो गए, दो तीसरा ग्रुप उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही नहीं आया। ठीक है, अब टीचर ने क्या किया कि खुद अपना ही डायरी बनाई और अपना ही असेसमेंट किया उसने। ठीक है, अपना ही इवेलुएट किया, अपना ही असेसमेंट किया। असेसमेंट करने के बाद अब वो गलती ढूंढ रही, भाई मुझसे कहाँ से गलती हो गई, ताकि जो गलती हुई है अगर अगली बार वैसी कोई सरगर्मी कराएं, एक्टिविटी कराएं, तो वो गलती ना हो, गलती को दोहराया जाए। तो वो चीज़ होती है एहतसाब। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, एहतसाब होता क्या है, आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन को कहते हैं आत्मविश्लेषण। इस तरीके से उसने उन कमज़ोरियों को उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। इसको आप कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोबारा पेपर में। ठीक है।